आज जो हमारा चैप्टर है प्रत्यास्थता, आज हम प्रत्यास्थता के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता जैसे कि आप देखेंगे, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, नाम से स्पष्ट है आप लोगों का। आप लोग इलास्टिक नाम सुने हैं? इलास्टिक क्या चीज है? इलास्टिक किसे कहते हैं? बताइए। रबर। हाँ, रबड़, बहुत सुंदर। रबड़ का क्या गुण होता है बताएंगे? रबड़ का क्या गुण होता है बताएंगे? सर फैलना। बोलिए, कहिए साहू जी, बोलिए। रबड़ का गुण क्या होता है? इलास्टिक शब्द रबड़ से ही बना हुआ है, इसका गुण क्या होता है? रबर को बल लगा के खींचने पर वो तनता है, फिर फैल छोड़ देने जाता पर है। वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। हाँ, उसी अवस्था में। हाँ, और ठीक, छोड़ देने पर वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रत्यास्थता वस्तु क्या होती है? देखिएगा क्या कहता है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु को विरूपक बल लगाया जाता है, अर्थात विरूपक बल द्वारा लंबाई, आयतन या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तथा बल को हटा देने पर वह पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। तो ये गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता के विषय में मैंने बताया, प्रत्यास्थता क्या है? पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु को विरूपक बल लगाया जाता है। अब ये मैं बता दूं आपको, विरूपक बल क्या है। तो विरूपक बल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में जो हम बल लगाते हैं, विरूपक अर्थात उसकी आकृति में परिवर्तन करने वाला बल। अब उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि कोई वस्तु रखा हुआ है और अगर हम उस पर कम बल लगाएंगे, तो कम बल लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। और हम ज्यादा बल लगाएंगे तब उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। अर्थात विरूपक बल का मतलब है वह बल जिससे किसी वस्तु के रूप में या आकृति में परिवर्तन हो जाए, है ना। तब हम देखते क्या है, हम ऐसा बल लगाते हैं जिस पर क्या होता है, वस्तु की लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और यदि हम बल को हम क्या कर दें, हटा दें, तो वह अपनी पुरानी अवस्था में या पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। तो यह गुण क्या कहलाता है? इसका यह क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। आया समझ में? प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? इंग्लिश के नाम से स्पष्ट है, क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? किसी कोई समस्या है प्रत्यास्थता में? नो सर। हाँ, जैसे कि हम देखते क्या है, जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं, हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? वो फैलता है, फैलता है। आगे हम देखें, आगे आपके स्क्रीन पे दिखेगा, विरूपक बल के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। विरूपक बल फिर यहाँ पे आ गया, अर्थात उसकी आकृति में परिवर्तन होने वाले बल के कारण, उसके आधार पर हम वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटेंगे, अर्थात 3 प्रकार की विकृति हो सकती है। पहला होता है आपका प्रत्यास्थ वस्तु होता है। पहली कौन सी वस्तु होती है? प्रत्यास्थ वस्तु। विरूपक बल के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं को हमने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहली स्थिति मैंने क्या बताया? प्रत्यास्थ वस्तु। अब हम दूसरी स्थिति देखते क्या है, सुघट्य वस्तु। और हमारी जो तीसरी स्थिति होती है, ये होता है भंगुर वस्तु। भंगुर वस्तु मतलब क्या होता है? भंगुर वस्तु आप लोगों ने नाम सुना होगा। चलिए एक आध भंगुर वस्तु का उदाहरण बताइए, एक आध भंगुर वस्तु का उदाहरण बताइए। लकड़ी। लकड़ी भंगुर नहीं है। कांच, मिट्टी का ढेला। हाँ कांच है। कांच को आप क्या करेंगे? उस पर वस्तु लगाएंगे, उस पर आप बल लगाएंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि विरूपक बल के कारण हम वस्तुओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला क्या हुआ? अपना प्रत्यास्थ वस्तु हुआ। दूसरा मैंने क्या बताया? सुघट वस्तु। और तीसरा क्या है? भंगुर।
चांदनी आदित्य जी कुछ बोल रही हैं आप? कुछ नहीं सर। चलिए म्यूट हो जाइए। आगे हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया प्रत्यास्थ वस्तु, तो प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्यास्थ वस्तु उन वस्तु को कहते हैं जिस पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटा देने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। स्पष्ट है ना? ये क्या है? प्रत्यास्थ वस्तु। इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिक बॉडी में क्या होता है? प्रत्यास्थ वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिस पर विरूपक बल लगाने पर वह क्या होता है? उसकी लंबाई में या आयतन में, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु यदि हम उसको हटा दें तो वह क्या होता है? पूर्वावस्था में पहुंच जाता है। तो यह वस्तु क्या कहलाता है? आपका प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए प्रत्यास्थ वस्तु को, कि विरूपक बल लगाने पर लंबाई, आयतन या आकृति में तो परिवर्तन होता है, किंतु यदि हम बल को हटा दें तो वह क्या होता है? अपनी पूर्वावस्था में पहुंच जाता है। वह अपनी पूर्वावस्था में पहुंच जाता है। और यह क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। प्रत्यास्थ वस्तु के पश्चात आगे हम देखते हैं। अब सुघट या प्लास्टिक वस्तु, सामने में आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। सुघट या प्लास्टिक बॉडीज या प्लास्टिक वस्तु, ये क्या है? प्लास्टिक वस्तु उस वस्तुओं को कहते हैं जिस पर विरूपक बल लगाने पर लंबाई या आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटाने पर वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता। हमने देखा क्या? इलास्टिक बॉडीज है, प्रत्यास्थ वस्तु है। प्रत्यास्थ वस्तु में जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही हम बल को हटाए, उस पर जो हमने विरूपक बल लगाया था, तो वह अपनी पूर्वावस्था में आ गया। लेकिन प्लास्टिक वस्तु में क्या होता है? वह पूर्वावस्था में नहीं आता, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट होता है आपका सुघट्यता। तो सुघट्यता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण विरूपक बल के द्वारा उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती। फलस्वरूप, ठीक है, सुघट्यता क्या चीज है? सुघट्यता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपक बल के द्वारा उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती। अर्थात वह, यदि हम वस्तु के बल को हटाएंगे तो वह क्या होगा? अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, वह उसी अवस्था में रहती है। वह क्या है? उसी अवस्था में रहती है। अब इसके पश्चात हम देखते क्या है? प्रत्यास्थ वस्तु और सुघट्य। अब यहाँ पे मैंने एक भंगुर वस्तु बताया था, तो भंगुर वस्तु में जैसे कि बताया मिट्टी का ढेला या कांच, ये सब क्या है? भंगुर वस्तु है। यदि हम भंगुर वस्तु में यदि हम मान लिया जाए कि बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर वह क्या होता है? फैल जाता है या टूट जाता है। ये भंगुर होता है, भंगुर किस्म का होता है। हम देखते क्या है? प्रत्यास्थ वस्तु और सुघट्य दोनों में हम अंतर देखें तो प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं? यदि हम उस पर विरूपक बल लगाएं तब उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है और बल को हटा देने पर वह पूर्वावस्था में लौट जाता है। ये क्या हो गया? हमारा प्रत्यास्थ वस्तु हो गया। इसके पश्चात जो सुघट्य वस्तु या प्लास्टिक वस्तु की हम बात करें तो बल को हटा देने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौट पाता। अर्थात वह क्या होता है? जैसे कि जो परिवर्तन हुआ है, मान लिया जाए कोई सुघट्य वस्तु है या कोई प्लास्टिक वस्तु है और हमने उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया है। मान लिया जाए पहले की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी और हमने विरूपक बल लगा करके उसकी लंबाई को 10 सेंटीमीटर कर दिया है, तो वह 10 सेंटीमीटर में ही स्थिर रहेगा, वह पुनः 5 सेंटीमीटर में नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से क्या है? आपका ये प्लास्टिक वस्तु है। दूसरी स्थिति में देखते हैं, दूसरा अंतर देखते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुओं में
विरूपक बल के कारण होने वाले परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि सुघट्य वस्तु में वह परिवर्तन क्या हो जाता है जी, स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि लोहा, तांबा, इस्पात, चांदी, सोना, क्वार्ट्ज आदि ये सब क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु हैं। और साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिक सीन आदि ये सब क्या है, सुघट्य वस्तु है। तो ये मैंने आप लोगों को प्लास्टिक, प्रत्यास्थ और सुघट्य, इन दोनों के में अंतर बताया। किसी कोई समस्या है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में? प्रत्यास्थ वस्तु के विषय में बताया, सुघट्यता बताया। सुघट्यता या प्लास्टिक वस्तु दोनों एक ही है। कोई समस्या है आप लोगों को प्रत्यास्थता में? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट बताओ। क्या चीज बताइए, क्या पूछ रही हैं? सर ये समझ आ गया, आगे बताइए, बोलिए। ओके ओके। अब देखते क्या है प्रत्यास्थता की सीमा। सामने में हेडिंग आप लोगों को दिख रहा है, प्रत्यास्थता की सीमा, अर्थात इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता क्या है, यदि हम विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे और अधिक बल लगाएंगे तो वह प्रत्यास्थता का गुणधर्म को समाप्त कर देता है। अर्थात यह क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता की सीमा। अब मान लिया जाए आपके पास कोई रबड़ है और रबड़ को आप अधिक ज्यादा फैलाओगे तो क्या होगा, बताइए। आपके पास कोई रबर है, रबर को आप ज्यादा फैलाओगे क्या होगा? कोई भी बताएं। आपके पास रबर है, रबर को आप ज्यादा फैलाएंगे या कोई भी टूट इलास्टिक, जाएगा सर। टूट जाएगा। बहुत सुंदर, वह टूट जाएगा। क्यों टूटेगा वो? क्यों क्योंकि टूटे? हमने उसको हाँ, जरूरत से ज्यादा फैला दिया ना सर। जरूरत से ज्यादा बल लगाए हमने। तो प्रत्येक इलास्टिक जो वस्तु होती है उसके लिए एक निश्चित बल होता है। अगर हम उससे ज्यादा जी। बल लगाएंगे तो वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता। तो इस लिमिट वाली जो बल है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। जैसे कि मैंने सामने में परिभाषा में दिया हुआ है कि विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता का गुणधर्म क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रत्यास्थता की सीमा बताया, प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहेंगे हम, विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बताया, एक इलास्टिक है, इलास्टिक कोई वस्तु है, उसको हम अधिक से अधिक बल लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वह अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है।
इसके पश्चात हम देखते क्या है विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति जो है, यदि हम विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की विभव में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। विकृति एक प्रकार का, देखिए यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहा हो जाता है, विकृति हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम मान ले जाए हमारे पास कोई तार है, तार को हमने क्या किया, एक स्ट्रेंथ में हमने कस दिया और कसने के बाद खींचेंगे तब क्या होगा बताइए। मेरा प्रश्न है, तार है जो कि फैलता हुआ तार है, उसको हम किसी हुक से लटका दिए हैं और हुक से लटकाने के पश्चात हम खींचेंगे तब क्या होगा? बताइए क्या होगा? लंबा हो जाएगा सर। उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। अच्छा ये फैल जाएगा। हाँ, लंबाई में परिवर्तन होगा। अब मान ले जाए आपके पास एक डब्बा है, आयताकार डब्बा है, और डब्बा के अंदर आप एक फटाका रख दिए हैं और फोड़ेंगे, क्या होगा? वो डब्बा जो है टीने का डब्बा है, क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? बहुत शरारत किया होगा आप लोगों ने बचपन में। फूट जाएगा, टूट जाएगा, मतलब उसमें आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। अब मान लिया जाए हमारे पास कोई डब्बा है, डब्बे को हम उसके ऊपर से दबाएंगे तो क्या होगा? फटेगा, क्या हो जाएगा? आकार में, सर आकार में परिवर्तन होगा। आकार में परिवर्तन होगा। मैंने 3 उदाहरण आप लोगों को बताया। पहला मैंने क्या बताया, यदि कोई तार है, तार एक हुक से कसा हुआ है, उसको हम खींचेंगे उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। दूसरी चीज मैंने बताया, एक डिब्बा है ना, उस पे हम क्या करेंगे, फटाका फोड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी आकृति छितिर बितिर हो जाएगी। तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि एक डिब्बा है, उसको हम ऊपर से दबाएंगे तो क्या होगा, उसकी आकृति में अर्थात उसके आयतन में परिवर्तन होगा। ये 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। इस प्रकार से विकृति, विकृति मतलब क्या होता है, आकृति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम क्या कह सके कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की विमा, विमा मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया विमा, विमा मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई, ये क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। विमा आप लोग भी पढ़ चुके हैं ना। तो विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। अब हम देखते क्या है, अगर हम विकृति का सूत्र देखें तो विकृति बराबर क्या होगा, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। विमा में परिवर्तन बटा क्या होगा, प्रारंभिक विमा। यदि मान लिया जाए हमको विमा में परिवर्तन ज्ञात है और प्रारंभिक विमा कितनी है वो हमको ज्ञात है, तो हम उसकी विकृति निकाल सकते हैं। यदि अगर हम इसके एसआई फार्मूले की बात करें, एसआई फार्मूला मतलब एसआई सूत्र की बात करें, तब क्या होगा, या इसका हम विमी सूत्र देखेंगे तो विमी सूत्र क्या हो सकता है बताइए। मैंने क्या बताया, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। तो यदि हम इसका विमीय सूत्र देखें, विमी सूत्र कितना होगा बता सकते हैं, कोई भी बताइए। विमीय सूत्र कितना होगा इसका? मैंने बताया विकृतीय बराबर क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, क्या हो सकता है विमीय सूत्र? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और विमी सूत्र बताइए कितना हो सकता है विमी सूत्र। कोई भी बताएं। बताइए जी, ऋतिक महंत जी बताइए कितना हो सकता है। इसका विमी सूत्र कितना हो सकता है, जल्दी कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।
कोई भी बता दे जिसको पता है। प्रभा कश्यप, राजकमल यादव जी, कितना है बताइए। अब ये देखिए, विमाहीन। हाँ बीमाहीन राशि। क्यों बीमाहीन राशि है? क्योंकि देखिए बीमा में परिवर्तन, अब मान ले जाए यदि हम लंबाई में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रारंभिक लंबाई को भी हम एल कहेंगे और अंतिम लंबाई को भी हम एल कहेंगे। बीमा में परिवर्तन अर्थात इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और प्रारंभिक लंबाई एल होगा, अर्थात दोनों कट करके क्या बनाएगा, एक बनाएगा। अर्थात यदि हम विकृति का बीमा सूत्र बोलेंगे कि विकृति का बीमा सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा अपना M0 L0 और T0। अर्थात हम यह क्या कह सकते हैं कि ये जो विकृति है वह क्या है, विमाहीन राशि है। तो ये विकृति समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे विकृति के अंतर्गत, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हम देखते हैं विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार का मैं 3 उदाहरण भी बताया था आपको। तो पहला है आपका अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा विकृति होता है आपका आयतन विकृति, और जो तीसरा विकृति है वह क्या है आपका अपरूपण विकृति। इस प्रकार से 3 विकृतियां होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। जैसे हमारा पहला पॉइंट जो देखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, हम अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहेंगे? तो जैसे कि स्पष्ट है, मैंने आप लोगों को सामने में सूत्र बताया है अनुदैर्ध्य विकृति का। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है आपका, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर मैंने क्या बताया, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। अर्थात अनुदैर्ध्य विकृति बराबर मान लिया जाए कि लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल एल परिवर्तन हो रहा है, और हमारी जो प्रारंभिक लंबाई है क्या है आपका, कैपिटल एल है। तो डेल एल अपान कैपिटल एल, ये क्या कहलाएगा अपना, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा। अब अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा हम कैसे देंगे? अगर मान लिया जाए आपको पूछेगा कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, इसका सूत्र बताइए तथा इसकी विमीय सूत्र बताइए, तो आप इसका परिभाषा कैसे देंगे? चलिए, आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे? सानिया खूटे जी बताइए, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा? आरती साहू जी बताइए, हम किस प्रकार से इसकी परिभाषा देंगे? कुदसी खान जी, इसकी परिभाषा हम जी कैसे, सर। हाँ इसकी परिभाषा कैसे देंगे, अनुदैर्ध्य विकृति की हाँ। परिभाषा कैसे देंगे? किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। बहुत सुंदर। तो जैसे कि इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन या उसकी परिभाषा मैंने नहीं लिखी कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? अनुदैर्ध्य विकृति हम किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होगा जी? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। यदि मान लिया जाए, अब यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है और यदि उस पर लंबाई में डेल एल परिवर्तन हो रहा है, तब इसकी अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होगा? डेल एल अपन एल।
हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अनुदैर्ध्य विकृति। इसके पश्चात आयतन विकृति की बात करें। आयतन विकृति किसे कहेंगे? अब आप लोग बताइए, जैसे मैंने अनुदैर्ध्य विकृति बताया उसी प्रकार से आप लोग आयतन विकृति बताइए, और कल हम बताएंगे अपरूपण विकृति। चलिए आयतन विकृति। अब इसके पश्चात हम आप लोगों को यंग प्रत्यास्थता गुणांक को भी पढ़ाएंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जैसे कि अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग, जैसे कि कोई भी मकान बनाता है, मकान बनाने में सरिया का या छड़ का उपयोग करता है, तो कई प्रकार के छड़ होते हैं। कई प्रकार के छड़ होते हैं, जैसे कि हम देखें कि यदि हम पुल का जो पुल बनता है, तो पुल में जो छड़ उपयोग होता है उसकी इलास्टिसिटी अर्थात उसकी यंग मापांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। घर में जो हम छड़ प्रयोग करते हैं उसका यंग मापांक क्या होता है, उससे अपेक्षाकृत कम होता है। अर्थात अलग अलग सरिया में, अलग अलग छड़ में यंग मापांक का मान या प्रत्यास्थता गुणांक का मान अलग अलग होता है। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं कि आयतन विकृति। आयतन विकृति आप लोग बताइएगा, आयतन विकृति किसे कहते हैं हम? जैसे मैंने आप लोगों को अनुदैर्ध्य विकृति बताया उसी प्रकार से आयतन विकृति। चलिए बताइए आयतन विकृति क्या है? कोई भी बता सकते हैं। आयतन में परिवर्तन। सर मैं बता रही हूँ। हाँ बोलिए। आयतन में बोलने सही बता रही। आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहेंगे। बहुत बढ़िया, है ना। अब इसी हिसाब से डेल भी अपन भी हो जाएगा। जैसे हम आयतन विकृति की बात करेंगे तब आयतन विकृति क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डेल भी अपन कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयतन विकृति होगा। तो थोड़ा सा आप पढ़िए आप लोग अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति के विषय में। कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही बता रहे हैं आप लोगों को, और कल हम आगे देखेंगे।